हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमित और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। आज की इस वीडियो में हम जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में आज का ये वीडियो एक रिवीजन के तौर पे होगा। जो बच्चे ये पहले भी चैप्टर को पढ़ चुके हैं या तो नहीं पढ़े, ये दोनों के लिए है। बहुत कम समय में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम करेंगे। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम MCQ से रिलेटेड जितने भी वीडियो क्वेश्चन होंगे सारे करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिखे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो वैसी प्रक्रिया। ठीक है, एक प्रकार का प्रक्रिया होता है, यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब कोई नया पदार्थ बनता है तो जरूर कहीं ना कहीं उससे पहले रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, यानी कि एक नया पदार्थ मिलता है। यानी कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जल रहा होता होगा तो क्या उस समय रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, इसलिए हमें एक नया पदार्थ मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम जब जलता है, मैग्नीशियम को जब जलाते हैं किसी उपस्थिति में, ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में रहता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन से ही कोई भी चीज जलता है। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इसको जब हम जलाएं तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसके कारण हमें एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, अब जानने वाला दो चीज यहाँ पे ये है कि जिन चीजों में कोई प्रक्रिया या अभिक्रिया होती है, जिन पदार्थ मिल के अभिक्रिया करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, ये भी चीज याद कर लीजिए। ठीक है, कि जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो ये होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया। अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण क्या है? अगर हम बोले तो रासायनिक समीकरण क्या है कि जब किसी हम रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या तो संकेतों से लिखते हैं तो उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया को सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, यानी कि प्रकट करते हैं, तो यही क्या कहा जाता है? जब हम इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। जैसे कि हमने मैग्नीशियम को Mg से हम उसको लिखते हैं, उसका सूत्र होता है ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। और इसी को हम क्या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किए, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो जो हमारा चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, वो हम समझ गए कि हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहला जो हमारा पढ़ने वाले वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। फिर आएगा हमारा दूसरा में क्या आएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक। तीसरा में हमारा क्या आता है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, सब पढ़ेंगे, ठीक है। ऊष्माक्षेपी किसको बोलते हैं, फिर आएगा ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण क्या है, और अवकरण किसको बोलते हैं। ये 9 चीजें हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं अगले। ऑक्सीकरण क्या है और अवकरण किसको बोलते हैं, अवकरण, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला रिएक्शन क्या है, पहला अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कभी खिचड़ी उचड़ी खाए होंगे, आपने देखा होगा कि उसमें खिचड़ी बनाने से पहले उसमें हम कच्चा पदार्थ क्या देते हैं, चावल देते हैं, दाल देते हैं, नमक देते हैं, पानी वगैरह जितना होता है सब कुछ देते हैं। फिर एक चीज मिलता है वो हमको क्या बोलते हैं, खिचड़ी, यानी कि बहुत सारा चीज मिलकर एक चीज दिया। तो वही हुआ कि इसमें क्या हुआ कि बहुत सारा अभिकारक मिलके एक उत्पाद का एक ही उत्पाद देगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम लिखते हैं वैसी, ये एक प्रकार क्या रासायनिक अभिक्रिया है ना, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अभी इसका अगर हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने देखा होगा सबसे पहले आप कोयला को देखते हो, इसको से कोयला को जब आप जलाते हो, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर उसको जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaO, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यानी कि देखिए कोयला और ऑक्सीजन मिल के रिएक्शन हुआ जिससे हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और एक चीज मिला, ठीक है। एग्जाम्पल पहला। अब दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में आप जब डालोगे तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक अभिकारक हुआ, H2O एक अभिकारक हुआ, और उत्पाद में हमें क्या मिला, केवल एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है। तो वैसी
अभी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक, उसको कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा जो अगला जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, वो है वियोजन अभिक्रिया, वो इसके उल्टा है। ठीक है, तो इसके बिल्कुल उल्टा है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से, ठीक है, टूटने से दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, पदार्थ का निर्माण होता है, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करने पे हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, ऊपर से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और ये हवा में उड़ जाता है। ठीक है, यानी कि ये वैसी अभिक्रिया, ये संयोजन अभिक्रिया के उल्टा है। ठीक है, इसमें एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो इसका एक पहला एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम जानते हैं कि क्या है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, इनको आपको बस थोड़ा बहुत याद रखना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी MCQ होंगे हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। ठीक है, तो हमारा इससे पहले जो था यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वियोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वियोजन लिख दीजिएगा। आता हमारे क्या आता है विस्थापन अभिक्रिया किसको, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, ग्रहण करता है, कर लेता है, यानी कि वैसी अभिक्रिया हमने क्या लिखा, वैसी रासायन जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल में क्या आता है, ये फेरस, ये जो फेरस यानी कि जो हमारा लोहा है इसे ये हो गया। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बनेगा प्लस यहाँ पे कॉपर। देखिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व यानी कि जैसे कि फेरस किसी यौगिक से, यानी कि कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, दूसरे तत्व को हटाकर, यानी कि क्या क्या सल्फेट को और कॉपर को हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, ग्रहण कर लेता है, यानी कि कॉपर को, ये जो फेरस एक तत्व है, ये यौगिक कॉपर सल्फेट के यौगिक में से कॉपर को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इस जो विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापित कर देना यानी कि हटा देना। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पे फेरस कॉपर को हटाकर खुद उसका स्थान ले लिया, उसी प्रकार इसका और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि जिंक, यहाँ पे जिंक भी हो सकता है, जिंक प्लस इसका हो जाएगा जिंक है ना,
कॉपर सल्फेट अगर ये रहा कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, प्लस कॉपर को हटा देगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो क्या है, नहीं सॉरी, ये तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अब हमारा जो अगला अभिक्रिया वो क्या है, द्विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो द्विस्थापन अभिक्रिया में होता है कि जो दोनों यौगिक होते हैं, दो यौगिक होते हैं, तो दोनों यौगिक में जितने तत्व होते हैं, ठीक है, दोनों तत्व एक दूसरे को अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये इसके साथ एक तत्व दूसरे यौगिक के तत्व को हटाता है और एक तत्व फिर दूसरे यौगिक के तत्व को हटा देता है। द्विस्थापन किसको बोलेंगे, ठीक है। तो वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो होता है ना, अभिकारक यानी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा जो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, जब इनमें रासायनिक कोई अभिक्रिया होती है तो हमारा क्या बनता है, 2NaCl। क्या बनेगा, 2NaCl प्लस BaSO4 बनता है, फिर क्या बनेगा, BaSO4। ठीक है, यानी क्या हुआ, देखिए ये दोनों यौगिक हैं क्या, वैसे अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ये अभिकारक है, ठीक है, तो ये अलग अलग होते हैं। ये जो है इसके साथ ये आबंध बना लेता है, यानी जुड़ जाता है, और इसके साथ ये जुड़ जाता है, यानी देखिए ये इसको विस्थापित कर दिया, ठीक है, ये इसको विस्थापित कर दिया और इसके जगह पे आ गया, यानी कि दोनों एक दूसरे को विस्थापित किए, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या रखा गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम जानते हैं आगे क्या है। अब आगे हमारा होता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं, और उससे पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में थोड़ा जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बहुत सारे, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उसको आप लिख सकते हो क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया हो गया, उसके बाद क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कार्बन को जब आप जलाओगे, ठीक है, तो जो हमारा ये जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा मिलता है, प्लस यहाँ पे लगभग में अगर आप देखो तो 94.45 किलो कैलोरी का ना ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जब आप कार्बन को जलाओगे तो इतना ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको हम उन सारे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, जैसे कि आप कैल्शियम ऑक्साइड वाला भी ले लेते हो, जब आप चूना को, जब आप अभी देख रहे होगे चूना को, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल से जब मिलाते हैं ना, तो वो धीरे धीरे क्या बॉयल होने लगता है, यानी वो भी ऊष्माक्षेपी के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसी का एक उल्टा क्या है,
उष्माशोषी। उष्माशोषी से नाम से क्या शोषण कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न, इसमें ऊष्मा की क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित का मतलब सोखता है, ठीक है, अवशोषित होती है। तो जैसे कि हमारा एक इसका एग्जाम्पल होता है HgCl, ठीक है। कोई भी एक HgCl है, अगर आप इसको सूर्य के प्रकाश में, तो आप देखो कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हम खाना खाते हैं, जो आपने वो पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण भी किया जाएगा उष्माशोषी में, क्योंकि उस प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण भी उष्माशोषी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा लिख देते हैं, ठीक है। ऊर्जा का मतलब प्रकाश की जरूरत पड़ती है, तो इसके जब आप इसको दोगे ऊर्जा, जब आप HgCl में देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2Ag मिलेगा प्लस Cl2, यानी कि दोनों को अलग कर देता है। यानी कि जिस अभिक्रिया को होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलेंगे उष्माशोषी, और जिस अभिक्रिया को होने में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी, ठीक है। इसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। एक होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूर्य का प्रकाश अगर आप देते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो जो मेजर चीज है वो चीज आप बस पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं एवं अवकरण किसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो आप नहीं जानोगे तो आप ठीक से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी कि वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। और वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटता है या तो घटता है उसको हम क्या बोलेंगे, अवकरण, ठीक है। वैसी प्रक्रिया एक प्रकार का प्रक्रिया है, ठीक है। वैसी प्रक्रिया आपको सिंपल से याद रखना है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की ऑटो लिख दे रहे, ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ के हमारा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया, ठीक है। उसी प्रकार है अवकरण। तो अवकरण आप सिंपल इसको याद रखें कि वैसी प्रक्रिया, ओके, वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन घटता है या तो हटता है, ठीक है, हटता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड पहले इसमें ऑक्सीजन था, इसको जब हम H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, हमें जल मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन हट गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ। एक बात आप ध्यान से दे सकते हैं कि देखिए H2 में जल आया तो हम इसको कह सकते हैं कि H2 में क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण हुआ, लेकिन कॉपर से ऑक्सीजन चला गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसके साथ क्या हो गया, इसका अवकरण हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, अवकरण का मतलब ऑक्सीजन हटेगा, ठीक है। अब इसी से हम आगे आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रेडॉक्स, हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो जो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है,
रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया तो आप इसको डायरेक्टली से याद रख सकते हो कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण साथ साथ होता है, ठीक है, साथ साथ होगा। अगर एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है तो साथ साथ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि हमने कॉपर, जैसे जो हमारा कॉपर होता है, अरे ये कॉपर जैसे लिखने रहा Cu, ठीक है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है प्लस जब इसको हम H2O यही वाला ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस पार्ट को देखो तो यहाँ आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन हट गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का हटना मतलब यहाँ पे अवकरण हो गया, ठीक है, अवकरण। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीकरण। यानी कि इस प्रक्रिया में आप देखोगे कि ऑक्सीकरण भी हुआ हो और अवकरण भी होगा। तो जिस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक, इसको बोलेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब हमारा कुछ पॉइंट और बचा हुआ है जिसको हम जान लेते हैं। वो पहला एक पॉइंट क्या है, वो है हमारा संक्षारण क्या है, ठीक है। तो संक्षारण किसको बोलेंगे, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी, जैसे कि आसपास में नमी रहेगा या तो अम्ल रहेगा, उसके कारण क्या हो जाता है, संपर्क में आता है तो वो संक्षारित हो जाता है। कहने का मतलब जैसे आपने जंग लगना देखा होगा, तो संक्षारण का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो जब कोई भी धातु अपने आसपास रखी हुई आसपास के नमी के कारण क्या होता है, संक्षारित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे, ठीक है। वैसी प्रक्रिया आप इसको लिख सकते हो वैसे, वैसी प्रक्रिया जिसमें वस्तु आसपास के नमी के कारण या तो अम्ल के कारण संक्षारित हो जाते हैं, उसे क्या हम बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, लोहे में जंग लगना, ठीक है। और फिर चांदी के ऊपर काली परत, जो चांदी होता है ना उसमें, ये पहला हो गया। दूसरा, चांदी के ऊपर क्या होगा, ऊपर काली परत आ जाएगा, ठीक है, काली परत लगना। तो ये क्या है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या है, आसपास के अम्लता या तो नमी के कारण वो संक्षारित हो जाता है। जैसे कि लोहा में जंग लग गया तो इसको हम संक्षारण बोलेंगे, ठीक है। इसका कारण होता है, ठीक है। संक्षारित कोई भी वस्तु कब होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं कि संक्षारित होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो नमी, मतलब उसमें वायु में क्या होता है, जब जल रहेगा तभी तो नमी रहेगा, तो नमी के कारण होता है संक्षारित। दूसरा चीज क्या है, वायु उसमें होना चाहिए, ठीक है, वायु की उपस्थिति, वायु यानी कि नमी रहेगा, यानी कि वायु में नमी रहेगा तब तो, ठीक है, तो वायु की उपस्थिति भी इसका कारण हो जाएगा, ठीक है। और अभिक्रियाशील धातु जो भी होता है, कोई अभिक्रियाशील धातु होना चाहिए। जैसे कि स्टील वगैरह जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, क्या है, क्योंकि वो जब अभिक्रियाशील धातु है नहीं वो, ठीक है, अभिक्रियाशील धातु वो है नहीं, तो अभिक्रियाशील धातु होना चाहिए, ठीक है।
तो इसके बाद और एक पॉइंट हमारा बचता है, वो क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसको कहेंगे, तो वो भी हम जान लेते हैं। मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनको बताने के लिए, आपका थोड़ा बहुत ही रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद अगले पार्ट में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम टर्म 1 के अकॉर्डिंग केवल एमसीक्यू को अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, तो विकृत गंधिता, यानी कि विकृत गंधिता किसको कहेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि देखिए, वसा या तो तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ में ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, वो गंध या तो स्वाद उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, और विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज वसा या तो तेल से बने पदार्थ में जब ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है, यानी जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, वसा या तेल से बने पदार्थ में जब ऑक्सीकरण होता है तो पदार्थ या तो गंध या देगा, या फिर वो गंध या तो सुगंधित हो जाते हैं और देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। तो विकृत गंधिता कहते हैं इसको। तो आज इस टॉपिक के साथ हमारे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उनको मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।